हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। प्यारे बच्चों, आज की ये वीडियो ना बहुत ही लाजवाब होने वाली है। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर साथ में हिंदी को भी लेकर चलिए, और हमारे प्यारे रसगुल्ले बोले और हम ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। और वैसे भी हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है, क्योंकि अगर हिंदी में आप फेल तो सब में फेल। इसलिए भैया हिंदी को तो और भी बेहतर बनाना है बच्चों। और आज के इस वीडियो में हम हिंदी काव्य साहित्य के फर्स्ट चैप्टर पवन दूतिका के सारे महत्वपूर्ण पद्यांश को व्याख्या सहित समझेंगे। यूं समझना भैया कि आज के इस वीडियो से आपके 10 नंबर एकदम 100% श्योर होने वाले हैं, क्योंकि यहां से भैया क्वेश्चन बनते हैं और ये टॉपिक तो 10 नंबर का होता है। चलिए शुरू करते हैं बेहद सिंपल तरीके से। और आज हम जितने इंपॉर्टेंट हमने बताया ना, जितने महत्वपूर्ण पद्यांश है सबको हम करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं भैया। पहला चैप्टर है पवन दूतिका। और बात कर ले भैया तो किसके द्वारा रचित है बच्चों, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनके द्वारा बच्चों रचित ये भैया क्या है, पवन दूतिका चैप्टर है, ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो पवन दूतिका में ये पहला आपका एक महत्वपूर्ण पद्यांश है। पहले इसको अपन पढ़ेंगे ढंग से भैया, फिर उसके बाद इससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर देंगे, क्योंकि यहाँ वहां पे क्वेश्चन आपके सामने ऐसा ही होगा कि दिए गए पद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए और इससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो 10 नंबर का क्वेश्चन होता है भैया। 1 नंबर की कीमत बहुत ज्यादा होती है ना, बोलते ना कि 1 नंबर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। तो यहां तो बात 10 नंबर की है। देखिए बोल रहा है कि लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकित वसना तो ना तो सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लान लाएं मिटाना। ठीक है, देखिए म्लानताएं मिटाना है। आगे देखिए भैया, अब देखिए ये तो आपका एक पद्यांश दिया गया है। सबसे पहला भैया हमको ये काम करना है बच्चों कि इसे अच्छे से पढ़ लेना है। अगर अर्थ निकालना जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं है भाई नहीं निकाल पाते हैं, इसीलिए तो हम यहाँ खड़े हैं भैया बताने के लिए। तो देखिए कह रहा है लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए। बच्चों ये तब की बात है कि जब राधिका जी पवन को दूत बना करके प्रभु श्री कृष्ण के पास भेजती हैं। कहाँ? मथुरा धाम में। राधिका जी गोकुल में हैं, अपने प्रियतम प्रभु श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल हैं, और अपना संदेशा पवन के माध्यम से यानी वायु के माध्यम से क्या है, श्री कृष्ण के पास भिजवाती हैं। यानी चैप्टर का नाम ही है पवन दूतिका। अब यहां पे भैया ध्यान से समझिए क्या कहा जा रहा है कि लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे। या राधिका जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, यदि तुम्हें रास्ते में कोई लज्जाशील महिला दिखाई पड़ जाए, मतलब यहां से जैसे तुम गुजरोगी है ना, कि घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर, तो मतलब जब जैसे ही तुम यहां से गुजरोगी, रास्ते में यदि तुमको कोई लज्जाशील महिला दिखाई पड़ जाए, यानी जो घूंघट वगैरह काढ़े रहती है, गांव की नवी नवीली दुल्हन है ना, वही अगर दिखाई पड़ जाए तो होने देना विकृत वसना तो ना सुंदरी को। भैया कह रहा विकृत का मतलब अस्त व्यस्त, वसन का मतलब देखिए क्या होता है यहाँ पे कपड़े से है, ना तो सुंदरी को। तो तुम क्या करना, जरा धीरे से बहना, उस सुंदरी के वस्त्रों को अस्त व्यस्त मत हो देना, यानी उसके कपड़ों को उड़ने मत देना। और जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले श्रांति खोना। अगर तुमको लगे कि वो थोड़ी थकी हुई है, श्रमित मतलब वही थकी हुई हो, तो गोद ले श्रांति खोना, तो उसकी थकान को क्या कर देना भैया, मिटा देना। होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, और उसके जो कोमल होठ सूख गए होंगे उनमें क्या करना भैया, उनकी झुर्रियों को मिटा देना और चेहरे पे यानी मुस्कान ला देना। कहने का मतलब ये, होठों की और कमल मुख, कमल मुख यानी कमल के जैसे मुख, यानी कमल रूपी मुख की जो म्लानताएं, म्लानताएं का मतलब है भैया झुर्रियां, तो उसको भी दूर कर देना।
ठीक है, समझ में आ गया ना। कहती हैं कि रास्ते में तुम्हें कोई लाजवंती यानी लज्जाशील महिला दिखाई पड़ जाए, यानी जो भैया क्या है बहुत शर्मीली है, घूंघट वगैरह, गांव में देखो घूंघट लंबा लंबा काढ़ी रहती, नई नवेली दुल्हन है, अगर चेहरा खुल जाए, पल्लू हट जाए, कोई देख लेता वो शर्मा जाती है ना, तो लाज लग जाती है। वही चीज कह रहा है कि अगर ऐसी कोई महिला दिखाई पड़ जाए तो तुम धीरे बहना और उसके कपड़ों को अस्त व्यस्त मत होने देना। ठीक, और फिर कहा कि अगर तुम्हें वो थोड़ी थकी हुई लगे तो क्या करना, उसके पास जाना और उसकी थकान को दूर कर देना, और कह रहा उसके होठों की और कमल रूपी मुख की झुर्रियों को भी दूर कर देना। ठीक है, चलिए भैया अब आते हैं प्रश्नों पर। दिए गए पद्यांश के कवि और कविता का नाम लिखिए। तो भैया कवि कौन है बबुआ, बताइएगा भैया कवि कौन है। अब कवि और कविता का डायरेक्टली केवल ऐसे नाम पूछा है, तो भैया कवि कौन है, यहां हरिऔध जी हैं। हरिऔध अकेले लिख दिया है भैया, ठीक है, आप लिखेंगे तो पूरा नाम कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अब उसके बाद भैया कह रहा है कि कविता का नाम, तो बच्चों कविता का नाम क्या है, तो कविता का नाम हमने बता ही दिया है, पवन दूतिका। क्या है भैया, पवन दूतिका। तो 2 नंबर आपके मिल गए। दूसरा क्वेश्चन कि राधा पवन दूतिका से पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती हैं। तो भैया क्या कहती हैं, कैसा व्यवहार करने को कहती हैं, साफ साफ दिख रहा है भैया, बोल रही हैं कि अगर रास्ते में तुम्हें कोई लज्जाशील महिला दिखाई पड़ जाए तो धीरे बहना, उसके कपड़ों को अस्त व्यस्त मत होने देना। तो यहां पर लिखेंगे कि भैया इसका आंसर हो जाएगा राधा पवन दूतिका से कहती हैं कि रास्ते में कोई लज्जाशील महिला दिखाई पड़े तो धीरे से बहना, उसके वस्त्रों को उड़ने मत देना, या अस्त व्यस्त होता है। ठीक है, बस ये हो गया, मतलब यूं कह रहे हैं कि भाई अच्छा व्यवहार करना, किसी के साथ कोई बुरा बर्ताव मत करना। अगला क्वेश्चन, इस पद्यांश में कवि ने किसका चित्रण किया है। भैया इसमें किसका चित्रण किया गया है, तो यहां पर अगर बबुआ ध्यान दे तो 2 तरह का है भैया, यहां पे 2 पहलू हैं। पहला तो राधा के विरह का चित्रण है, दूसरा पथिकों की समस्या है, यानी दूसरा क्या है भैया, ये जो पथिक हैं उनकी भी समस्या है। तो यहां पर लिखेंगे कि एक और, लिखेंगे इस तरह से, इस पद्यांश में कवि ने एक और राधा के विरह का चित्रण तथा एक और पथिकों की समस्या का चित्रण, मतलब 2 पहलू हैं भैया, 2 तरह का चित्रण किया गया है। आई बात समझ में भैया। अगला, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित अंश क्या है कि जो थोड़ी भी श्रमित व हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। भैया हमने बताया, आप अर्थ जब भी लिखेंगे यानी इसका व्याख्या लिखेंगे कि यहां पर लिखेंगे कि रेखांकित अंश में कवि का कहना है कि राधिका जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, यदि तुम्हें महिला थकी हुई प्रतीत हो तो उसे गोद में लेना, कहने का मतलब चारों तरफ से घेर लेना और उसकी थकान को मिटा देना, और उसके होठों की और कमल रूपी मुख की जो झुर्रियां हैं उनको भी दूर कर देना। ठीक है भैया, तो ये आप रेखांकित अंश की व्याख्या में लिख सकते हैं। आगे कह रहा है इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है। तो भैया इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है, तो अलंकार की बात कर लें तो देखिए पूरे के पूरे चैप्टर में ही एक अलंकार आप हमेशा याद रखिए, मानवीकरण अलंकार। क्योंकि भैया पवन दूतिका, पवन को दूत बनाया गया है, और कोई भी चीज अगर एक स्थान से दूसरे स्थान में कोई न्यूज ले जा रहा है भैया, कोई खबर पहुंचा रहा है, वो दूत होता है।
तो दूत सजीव के रूप में होगा। यहाँ पवन को मतलब निर्जीव से सजीव के रूप में प्रमाणित किया, मतलब यहाँ पे दर्शाया गया है, ठीक है। उसको भाई क्या है, पवन को सजीव के रूप में प्रकट किया गया है। तो पहला तो बच्चों इसमें कौन सा अलंकार है भैया, मानवीकरण। और दूसरा एक और अलंकार है, कह रहा कमल मुख, यानी कमल रूपी मुख। तो यहां पे भैया क्या रूपक अलंकार भी है बबुआ। तो मानवीकरण और रूपक अलंकार, ये दो अलंकार हैं। आई बात समझ में, तो हो गया। इस तरह से मेरे प्यारे रसगुल्लों ये टॉपिक 10 नंबर का हो जाता है। चलिए भैया स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे के पद्यांश को देखते हैं। हो गया ना, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिएगा, ये भी बड़ा ही लाजवाब सा है बबुआ, कि मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और ना भेजो संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूं, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। देखिए यह बहुत ही प्यारा सा ये भी है भैया, काफी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, राधिका जी पवन से कहती हैं, हे पवन मेरे प्यारे अर्थात मेरे प्रियतम जो प्रभु श्री कृष्ण हैं, नव जलद, नव का मतलब नवीन, नए, नवीन मेघ मतलब जलद का मतलब यहां बादल, कि नवीन मेघ वाले हैं, यानी जैसे नया बादल का कोई टुकड़ा होता है उस तरह से हैं। और कंज से नेत्र वाले, और कमल जैसी उनकी आंखें हैं। और जाके आए न मधुबन से और ना भेजो संदेशा, यानी जब से गोकुल छोड़कर मथुरा धाम के लिए गए हैं, तब से भैया ना तो वापस आए हैं और ना कोई संदेशा भेजा है, यानी चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, है ना। तो वही कह रहे हैं कि भैया जब से क्या है प्रभु श्री कृष्ण ने अर्थात मेरे प्रियतम ने मथुरा धाम भाई जब से गए हैं, तब से ना तो वापस लौट कर आए हैं और ना अभी तक कोई संदेशा भेजा है। और मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूं, हे पवन मैं प्रभु श्री कृष्ण के विरह में रो रो करके पागल हो जा रही हूं। और जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे, हे पवन तू यहां से चली जा, तू यहां से जा, और मेरी सारी दुख भरी जो कहानी है वो श्याम को सुना दे, यानी प्रभु श्री कृष्ण को सुना देना। बड़ा प्यारा सा है ना। चलिए बबुआ आ जाते हैं भैया। कह रहा है कि पद्यांश के कवि और कविता का नाम लो, कर लो बात भैया, कवि और कविता। तो भैया कवि और कविता बदल तो जाएंगे नहीं बबुआ। तो कवि कौन है, हरिऔध जी हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी, ठीक है। और कविता का नाम तो भैया पवन दूतिका है ही, पवन दूतिका तो है ही बच्चों। कह रहा है दूसरा क्वेश्चन आ जाते हैं। दूसरा कह रहा है कि राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं। तो भैया किसके द्वारा भिजवाती हैं बच्चों, तो राधा किसके द्वारा संदेश कृष्ण को भिजवा रही हैं, तो पवन के द्वारा। तो यहां पर हम लिखेंगे कि राधा पवन के द्वारा श्री कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं, ठीक है। श्री कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं किसके द्वारा भैया, पवन के द्वारा। नहीं पवन से ही तो कह रही हैं कि भैया तुम चली जाओ यहां से। कृष्ण का सौंदर्य कैसा है, तो देखिए बोल रहा है मेरे प्यारे नव जलद से और कंज से नेत्र वाले। तो श्री कृष्ण का सौंदर्य कैसा है भैया, वो नवीन नए बादलों जैसे और कमल जैसी आंखों वाले हैं। तो यहां पर क्या है, श्री कृष्ण का सौंदर्य कैसा है कि नवीन मेघ जैसे, यानी नए बादलों जैसे, तथा कमल जैसी आंखों वाले, आंखों वाले। यही क्या है भैया उनका सौंदर्य है, यही क्या है उनका सौंदर्य है। आगे कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। कह रहा है मेरे प्यारे नौ जल से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और ना भेजा संदेशा। तो भैया रेखांकित अंश की व्याख्या तो आराम से अब हो ही गया। लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति में
लेखक मतलब कवि कहता है कि राधिका जी पवन को समझाते हुए कहती हैं, या फिर राधिका जी प्रभु श्री कृष्ण के सौंदर्य का बखान करते हुए कहती हैं, हे पवन, मेरे प्रियतम प्रभु श्री कृष्ण नवीन मेघ जैसे और कमल जैसी आंखों वाले हैं, लेकिन जब से वो गोकुल छोड़कर मथुरा धाम गए हैं, ना तो वापस लौट कर आए हैं और ना ही कोई संदेशा भेजा है। तो भैया अर्थ तो हम पहले ही अच्छे से बता दे रहे हैं आपको। ठीक है, तो हो गया व्याख्या। अगला है कि बावली और कंज शब्द का अर्थ लिखिए। तो बच्चों बावली का अर्थ क्या होगा बबुआ? बावली और दूसरा है कंज। तो बावली का मतलब क्या होता है? तो बावली का अर्थ है भैया पागल, और कंज का मतलब होता है कमल। ठीक है, पागल और कमल, ये हो जाएगा बावली और कंज का अर्थ। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया ना? चलिए आगे चलते हैं। अगला पद्यांश ध्यान से देखिएगा। कह रहा सूखी जाति मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पांव के निकट उसको श्याम के ला गिराना, यूं सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। देखिए भैया ये भी बड़ा ही प्यारा सा पद्यांश है। कह रहा है सूखी जाति मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो। राधिका जी पवन को समझाते हुए कहती हैं, हे पवन, सूखी जाति मलिन, सूखी का मतलब सूखती हुई, मलिन का मतलब दूषित होता है एकदम, मतलब जैसे मिट्टी में धूल में सनी हुई, लतिका यानी कोई लता लतर, धरा में पड़ी हो, जमीन पर पड़ी हो। हे पवन, यदि तुम्हें धरती पर कोई सूखी यानी जो सूखती जा रही हो ऐसी कोई लता पड़ी हुई दिखाई पड़ जाए, तो पांवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना, तो उसको अपने साथ लाना और प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में उसे लाकर डाल देना। फिर आगे कह रहा है कि यूं सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, और उनको इस बात का मतलब इस बात का एहसास दिलाना कि यूं सीधे से प्रकट करना, मतलब इस बात को याद दिलाना, ऐसा प्रकट करना उनके सामने कि प्रीति से वंचिता हो, कि आपके प्रेम से वंचित होकर यानी आपसे बिछड़ करके मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना, कि जिस तरह से ये लतर सूखते चली जा रही है, इसी तरह से आपके विरह में कोई क्या है, कोई बाला यानी कोई स्त्री भी सूखती चली जा रही है ना? मजेदार, समझ में आ गया भैया कि कहा जा रहा है कि पवन मतलब राधिका पवन से कहती हैं कि हे पवन, यदि तुम्हें रास्ते में कोई सूखी मतलब धरती पर पड़ी या पृथ्वी पर पड़ी हुई कोई सूखी लतर दिखाई पड़ जाए, तो उसे उठाना, अपने साथ ले जाना और श्री कृष्ण के चरणों में डाल देना, और उनको इस बात का एहसास दिलाना, ये प्रकट करना कि जिस तरह से ये लता सूखती जा रही है, उसी तरह आपके प्रेम से वंचित होकर के क्या है, राधा भी क्या है, लगातार सूखती चली जा रही है। अब तो समझ में आ गया। अब कह रहा है कि पाठ का शीर्षक और रचयिता का नाम लिखिए। तो भैया शीर्षक क्या है? पाठ का शीर्षक यानी पाठ का नाम, और रचयिता। ठीक, जैसा पूछा जाए, अगर इसी में संदर्भ कहता तब भैया हम अलग तरीके से लिखते, अभी हम बताएंगे किसी में संदर्भ भी है। ठीक, लेकिन अगर ऐसा करेगा तो डायरेक्ट आप शीर्षक लिखिए। शीर्षक यानी पाठ का शीर्षक क्या है? तो पाठ का नाम पवन दूतिका, और उसके बाद रचयिता कौन है भैया? तो हमने बताया ना, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। ठीक है, तो हम यहाँ शॉर्ट में इनका आधा नाम ही लिख रहे हैं, बट आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे पूरा, बट ये भी लिख देंगे तो कोई गलत नहीं होगा, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। ऐसा मत सोचना कि हरिऔध लिख देंगे कट जाएगा ना, पूरा मिलेगा भैया। देखिए कह रहा है अब दूसरा, सूखी लता से राधा कृष्ण को क्या संदेश देना चाहती हैं? भाई सूखी लता के माध्यम से क्या संदेश देना चाहती हैं? तो यहाँ पे संदेश क्या देना चाहती हैं? तो सूखी लता से राधा कृष्ण को यह संदेश देना चाहती हैं कि भैया आपको पूरा लिखना पड़ेगा कि सूखी लता से राधा कृष्ण को यह संदेश देना चाहती हैं कि जिस
तरह यह लता सूखती जा रही है, सूखती जा रही है, उसी तरह आपके प्रेम से वंचित होकर राधा भी सूखती जा रही हैं, है ना। कि जोगियों को जैसे कोई जोग लग जाता है, प्रेमियों को प्रेम वाला रोग लग जाता है। तो भैया प्रेम रोग लग गया है ना। तो यहां पर वही है कि जिस तरह यह लता सूखती जा रही है, उसी तरह आपके प्रेम से वंचित होकर राधिका भी सूखती जा रही, यानी वो भी विरह की अग्नि में जल रही हैं। सूखने का मतलब यही है ना। जैसे किसी को भाई प्रेम रोग हो जाएगा तो वो उसको कुछ नहीं अच्छा, खाना पानी कुछ नहीं अच्छा लगता, ठीक है ना। आप लोग बताइएगा, क्या आपको भी प्यार हुआ है? बताइएगा। नहीं हुआ है तो करना भी मत, जिंदगी तहस नहस, ठीक है। अगर मोहब्बत करना है भैया, दिल लगी करना है तो किताबों से करो, क्योंकि किताबें अगर साथ भी छोड़ेंगी ना, बेवफाई भी करेंगी ना, कैरियर बना के जाएंगी। बाकी यहाँ पर अगर लड़की जाएगी ना छोड़कर, तब तो आपका कैरियर बर्बाद करके जाएगी, है ना। क्यों आप डिप्रेशन में पड़े रहोगे, पढ़ाई नहीं करोगे, मन ही नहीं लगेगा, बोलोगे यार जिंदगी खत्म, तो फालतू का काम है, ठीक। तो ये रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। भैया बोल रहा है, यूं सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सुखते नित्य जाना। भैया इसमें आप वही चीज लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति में राधिका जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, प्रभु श्री कृष्ण को ये प्रकट करना, यानी उनके सामने लता डालकर ये प्रकट कर देना कि जिस तरह ये लता सूख रही है, उसी तरह आपके प्रेम से वंचित होकर के राधा भी क्या है, सूखती जा रही है। बस हो गया भैया। अगला क्वेश्चन कि राधा सूखी लता को किसके सामने लाने के लिए कहती हैं? तो भैया किसके सामने लाने के लिए कहती हैं? तो लिखेंगे कि राधा सूखी लता को श्री कृष्ण के सामने लाने के लिए कहती हैं, के सामने, यानी उन्हीं के चरणों के सामने तो डालने क्यों कहती हैं, सामने लाने के लिए कहती हैं, लाने के लिए कहती हैं। अब उपयुक्त पद्यांश में प्रयुक्त रस का नाम और अस्थाई भाव लिखिए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है भैया कि इसमें कौन सा रस है, ठीक है, कौन सा रस है भैया, चलिए देखते हैं। रस की बात कर लेना बच्चों, कौन सा रस है बताइएगा, कौन सा रस है। तो रस में भैया देखिए यहां पर थोड़ा बात हो रही है तो प्रेम ही, अस्थाई भाव रत ही होगा। लेकिन प्रेम दो तरह का होता है, एक संयोग श्रृंगार, एक वियोग श्रृंगार। मतलब एक होता है भैया जिसमें नायक और नायिका के मिलन का वर्णन हो, वो संयोग होता है, और जहां बिछड़ने का योग हो वियोग होता है। तो यहां बिछड़ने की बात है, तो भैया यहां पे रस कौन सा है, तो यहां पे रस है वियोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार रस है, ठीक है ये। और उसके बाद भैया अस्थाई भाव क्या है, रति है, याद रखना, ठीक। ये अस्थाई भाव है, अस्थाई भाव, और ये क्या है भैया, रस है। तो रस वियोग श्रृंगार रस है, रति नामक अस्थाई भाव है। आई बात समझ में बबुआ? चलिए हो गया भैया, तो स्क्रीनशॉट कर लेना रसगुल्लों, थोड़ा हम पानी पी लेते हैं तब तक। हो गया ना, आगे चलते हैं। अगला देखते हैं भैया। अगला है कि कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो। यहां
गेज लिखा है तो गेह होगा, ठीक है, यहाँ पे केवल गेह होगा कि कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, यूं देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, मलान हो कमल पग को चूमना चाहती। ये बड़ा ही लाजवाब सा भैया एक पद्यांश है। देखिए क्या कह रहा है कि कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो। राधिका जी पवन से कहती हैं, हे पवन, यदि तुम्हें प्रभु श्री कृष्ण, यानी जब तुम प्रभु श्री कृष्ण के धाम में, मथुरा धाम में पहुंच जाओगी, तो वहां महल के अंदर यानी घर में जब क्या होगा, तुमको कोई प्यारा कुसुम कुमला यानी कुम्हलाया हुआ, थोड़ा मुरझाया हुआ कोई फूल दिखाई पड़ जाए। गेह का मतलब वही घर होता है। यदि तुम्हें घर में कोई कुम्हलाया हुआ यानी मूर्छित फूल दिखाई पड़ जाए, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, तो उसे अपने साथ ले जाना और प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में डाल देना। क्या करना? श्री कृष्ण के चरणों में डाल देना। और यूं देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, और हे पवन इस बात को बताना यानी ऐसा प्रकट कर देना कि फूल सी एक बाला यानी इसी फूल की तरह एक बाला यानी एक स्त्री, राधिका जी खुद की बात कर रही हैं, कि मलान हो कमल पग को चूमना चाहती है। इसी तरह से क्या है, दूषित होकर के आपके कमल मतलब आपके क्या है, कमल रूपी चरणों को चूमना चाहती है। सीधी सी बात है। यहां पर यह कहा जा रहा है कि राधिका पवन से कहती हैं कि हे पवन, यदि तुम्हें रास्ते में कोई कुम्हलाया हुआ फूल दिखाई पड़ जाए तो उसे अपने साथ ले जाना और श्री कृष्ण के चरणों में डाल देना, और उनको ये बताना कि जिस तरह से ये मुरझाया हुआ फूल आपके चरणों को चूम रहा है, इसी तरह से फूल जैसी एक बाला भी आपके, बाला का मतलब यहाँ स्त्री से है, इसी तरह फूल जैसी एक बाला भी आपके क्या है, कमल रूपी चरणों को चूमना चाहती है। बस सीधी सी बात भैया। चलिए अब उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ देखिए, यहां संदर्भ आ गया ना। जब भी संदर्भ आए तभी आप पूरा डिटेल्स में लिखिएगा बच्चों, नहीं तो भैया डिटेल्स में नहीं लिखिएगा। तो हेडिंग बनाएंगे संदर्भ। अब संदर्भ देखिए कैसे लिखा जाता है, तो भैया आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा, कोई नई चीज नहीं है। तो लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक किसके भैया, सामान्य हिंदी के, सामान्य हिंदी के काव्य खंड के, क्योंकि काव्य खंड से है भैया, काव्य खंड के पवन दूतिका चैप्टर से, पवन दूतिका पाठ से अवतरित है या लिया गया है, ठीक है, चाहे जो लिखो, अवतरित है। इसके रचयिता हरिऔध जी हैं, ठीक है, या आप पूरा नाम लिखेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक है, हरिऔध जी हैं। तो इस तरह से भी आप लिखेंगे, ये होता है संदर्भ लिखने का सही तरीका। अगर यहीं पर कवि और कविता का नाम पूछता तो डायरेक्टली आप, जैसे इसके पहले हमने देखते चला भैया, वो आप डायरेक्टली कर देते हो वैसे। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है मुरझाए हुए फूलों की तुलना किससे की गई है। तो भैया मुरझाए हुए फूल से तुलना उस बाला से अर्थात राधिका जी से की गई है। तो लिखेंगे भैया, लिखेंगे कि मुरझाए हुए फूलों की तुलना राधिका से की गई है या राधा से की गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो भैया रेखांकित वही में कि यूं देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, म्लान हो कमल पग को चूमना चाहती है। यहां लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति में राधिका पवन से कहती हैं कि हे पवन, श्री कृष्ण को ये बता देना कि जिस तरह से ये फूल आपके चरण को चूम रहा है, इसी तरह से फूल जैसी एक बाला भी आपके चरणों को चूमना चाहती है। बस हो गया भैया व्याख्या में,
ठीक है, तो इसको नोट्स बनाते चलना, यही हम कहेंगे, क्योंकि ये सब बहुत काम की चीज है। आगे क्वेश्चन कि श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों को कौन चूमना चाहता है? तो भैया पूरा लिखेंगे ना, तो लिखेंगे भैया कि श्री कृष्ण के चरणों को, के कमल रूपी चरणों को, चरणों को कौन चूमना चाहता है? राधा चूमना चाहती हैं, या राधिका लिखेंगे, चूमना चाहती हैं। ठीक है, अगला कि राधा पवन दूतिका से मुरझाए हुए फूलों को कहां डाल देने के लिए कहती हैं? तो राधा मुरझाए हुए फूलों को कहां डाल देने के लिए कहती हैं? तो भैया साफ साफ बोला है ना कि श्री कृष्ण के चरणों में डाल देना। श्री कृष्ण दिख रहा है इधर, हाँ, श्री कृष्ण के चरणों में, तो श्री कृष्ण के चरणों में डाल देने के लिए ही कहती हैं। समझ में आ गया भैया? चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए बबुआ। हो गया? तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। तो ये इस चैप्टर के 4 महत्वपूर्ण पद्यांश हमने देखे, और भी है इक्का दुक्का। जब हम आपके क्या कहते हैं मॉडल पेपर को सॉल्व करवाएंगे और वैसे प्रैक्टिस करवाएंगे तो बाकी बचे कुचे भी करवा देंगे, टेंशन नहीं लेना। याद रखना भैया, हम हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक ज़रूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।